हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ ज्ञान तृप्ति कॉलेज। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर के पेपर थर्ड ऑप्टिक्स की यूनिट फर्स्ट कर रहे हैं। इससे पहले मैं जो बिल्कुल फर्स्ट क्लास थी वो बीएससी सेकेंड ईयर की ऑप्टिक्स की ही यूनिट फिफ्थ थी, लेज़र। तो इसकी ऑप्टिक्स की सेकेंड यूनिट कर रहे हैं एक टाइप से, वैसे वो फर्स्ट है। तो यूनिट जो है उसमें हमने कल स्टार्ट करी थी, जिसमें मैंने आपको कल करवाया था फर्मेट्स प्रिंसिपल। तो ये जो फर्मेट का प्रिंसिपल या जो फर्मा का नियम है, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें था क्या, बस टाइम को मिनिमाइज करना या फिर एक्सट्रीम टाइम लेना कि लाइट ऐसे ही पाथ पे ट्रैवल करेगी जिसमें टाइम जो है वो एक्सट्रीम हो, यानी कि उसका ऑप्टिकल पाथ कैसा हो, एक्सट्रीम हो। तो इस पे हमने कल रिफ्लेक्शन का जो लॉज थे, यानी कि मेनली उसमें क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट किसके इक्वल है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन। तो कल हमने ये वाला करा था प्रूफ। अभी आज हमें क्या करना है, इससे रिफ्रैक्शन का करना है। रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन। तो अपवर्तन में क्या होता है, मेनली स्नेल्स लॉ, साइन ऑफ आई ओवर में साइन ऑफ आर तो किसके इक्वल होता है, म्यू टू बाई म्यू वन के। तो वही ये रेशियो डिपेंड करता है कि किस टाइप के मीडियम में लाइट ट्रैवल करती है। ठीक है, तो आज हम इस रिफ्रैक्शन को प्रूव करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने कल किया था डेरिवेशन ऑफ रिफ्लेक्शन बाय फर्मेट्स प्रिंसिपल एंड आल्सो फर्मेट प्रिंसिपल। तो आज हम करेंगे डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन यानी कि अभी हम अपवर्तन के नियम को प्रूव करेंगे, किससे, बाय फर्मेट्स प्रिंसिपल, यानी कि फर्मेट का प्रिंसिपल यूज करेंगे। फर्मा का जो नियम था, फर्मा का नियम क्या था कि टाइम को कैसा करना है, एक्सट्रीम करना है। तो उसके लिए हम क्या कर रहे थे, डेरिवेटिव ले रहे थे जिसको हम जीरो के इक्वल पुट कर रहे थे। कल वाला अगर आपने टॉपिक करा है फर्मा का प्रिंसिपल और रिफ्लेक्शन के लिए, परावर्तन के लिए उसका डेरिवेशन, तो आज वाला उसी के सिमिलर यानी कि उसी के जैसा होने के कारण आपको इजीली समझ आ जाएगा। नहीं भी किया तो भी समझ आएगा, लेकिन जो फर्मा का प्रिंसिपल है, फर्मेट्स लॉ, वो उसकी थ्योरी आपको पता नहीं चलेगी। तो मेरे अकॉर्डिंग तो आपको पहले वो वाला देख लेना चाहिए अगर आपने नहीं देखा। तो अभी हम कर क्या रहे हैं, रिफ्रैक्शन कर रहे हैं, यानी कि अपवर्तन कर रहे हैं। अपवर्तन में क्या होता है, एक मीडियम से लाइट दूसरे मीडियम में जाती है। अब अगर डेंसर से टू रेयर जा रही है तो वो नॉर्मल के अवे हो जाएगी। तो वो जिस टाइप के मीडियम में जा रही है उस टाइप से देखेंगे। तो हम क्या ले रहे हैं, मैंने इस टाइप से कोई सरफेस ले ली, अब इसके ऊपर मैंने ये एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। ये डॉटेड लाइन में ड्रॉ करना है। ये क्या, मैंने अभिलंब ड्रॉ कर दिया। अब ये वाली मान लो एयर है, या फिर एयर मत मानो, इसका मान लो कि मीडियम जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक मान लिया म्यू1, और इस वाले का मैंने मान लिया अपवर्तनांक म्यू2 यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये मैंने मान लिया कि ये जो है वो डेंसर है। ठीक है, डेंसर को मैं डी से शो करूँ, और ये रेयर मीडियम है। तो देखो, रेयरर होता है विरल माध्यम। तो बेसिक अगर देखें तो ये अभिलंब मैंने ड्रॉ किया, तो ये वाला मान लो रेयर है, रेयरर यानी कि विरल माध्यम। अगर विरल से ये मान लो डेंसर, डेंसर यानी कि सघन माध्यम, सघन में जा रहा है तो वो क्या करती है, अभिलंब से पास आ जाती है, अभिलंब से थोड़ा सा अभिलंब की ओर झुकती है। अगर इसके अपोजिट हो जाएगा, यानी कि डेंसर यानी कि सघन से अगर विरल जा रहा है तो अभिलंब से थोड़ा सा इस तरीके की थोड़ा सा दूर हट जाती है। ठीक है, ये तो बेसिक आपको पता है कि विरल टू सघन जा रही है तो या सघन से विरल जा रही है तो कैसा रहेगा। तो मैंने मान लिया कि ऊपर वाला माध्यम जो है वो रेयरर है यानी कि विगन है, और नीचे वाला डेंसर है यानी कि सघन है। अब जैसे ही इसमें, इसको थोड़ा सा साइड पे लिख रही हूँ, या इसको मैंने हटा दिया, इस साइड लिख रही हूँ, ये म्यू1 है और ये म्यू2 है। तो जैसे ही मान लो कोई रे आई, प्रकाश किरण है, ये मैंने मान लिया पॉइंट एन है, अभिलंब को शो कर रहा है। ठीक है, तो जैसे ही आएगी, मैंने इसको कौन सा मान लिया, विरल माना है, और इसको माना है सघन। तो विरल से सघन की ओर आती है तो अभिलंब की ओर झुकेगी। तो मैंने मान लिया कि इस टाइप से वो अभिलंब से थोड़ा सा अभिलंब की ओर झुक चुकी है। वैसे तो इस टाइप जाती, अगर वो रिफ्रैक्ट ना होती, अपवर्तित ना होती, तो मैंने इसको अभिलंब की ओर झुका दिया। ये बेसिक है, ये आप
तो देखो ये क्या होगा, इंसिडेंट एंगल जिसको मैंने आपतन कोण यानी कि आई, और ये कैसा होगा, अब हुआ क्या, उसका रिफ्रैक्शन हुआ है, अपवर्तन हुआ है, तो ये कौन सा हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन का कोण। ठीक है, तो डेंस रेयरर टू डेंसर आ रहा है तो नॉर्मल की ओर जाएगी, अवे उससे दूर नहीं जाएगी, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल नियर टुवर्ड्स द नॉर्मल होगी, तो वो मैंने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब मैंने ये मान लिया कि ए है और ये बी पॉइंट है। तो जैसे हमने कल अगर आपने रिफ्लेक्शन वाला किया है टॉपिक, तो आपको पता होगा कि मैंने इस टाइप से एक नॉर्मल ड्रॉ करके हाइट ली थी, अलग से शो कर रही हूँ। तो मैंने मान लिया कि ये वाली लेंथ जो है x, इस लेंथ को मैंने l माइनस एक्स लिया था कल भी, क्योंकि मैंने पूरी की पूरी लेंथ l ली। ये कल वाले टॉपिक में भी हमने इसी तरीके से डिस्टेंस को लिया था, तो मैंने वैसे ही ले लिया। तो ये वाला पॉइंट मैंने ले लिया, ये n लिखा है तो इसको मैंने ले दिया m, इसको p ले दो, या इसको मैं o कर देती हूँ, ये o m है। ठीक है, ये जो है इस वाली लेंथ को एक बार मैं यहाँ से हटा देती हूँ, ताकि थोड़ा सा ये टाइट टाइट सा ना हो, कुछ समझ नहीं आएगा। तो मैंने mn जो है वो ले ली m, ठीक है, और NO को मैंने लिया है l माइनस एक्स, बिकॉज मैंने MO को लिया है x डिस्टेंस पे। ये मैंने डिस्टेंस शो करी है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ा है यहाँ पे। ये मैंने उस वाले टॉपिक में भी कल भी मैंने इसको ली थी हाइट h1 और इसको क्या लिया था हाइट h2। ये मैंने तो देखो कल हमने क्या किया था, हमने ये वाला ट्रायंगल ले लिया था AMO ट्रायंगल जब लिया तो मैंने यहाँ पे पाइथागोरस लगाई थी। अब जैसे ही पाइथागोरस लगाई तो मुझे क्या पता चला कि AO की एक वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, जो कि क्या आएगी, ये हाइपोटेनियस है, करण है, तो ये क्या हो जाएगा h का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर का रूट, यही बनेगा, तो अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। सिमिलरली मैंने दूसरा ट्रायंगल लिया था, उसको मैंने कौन सा लिया है, BON। इसमें मुझे क्या पता चला कि मुझे इस वाले करण यानी कि यहाँ पे जो BO है, इसकी अगर मुझे डिस्टेंस पता करनी हो, लेंथ पता करनी हो, तो वो कितनी होगी, h2 का स्क्वायर प्लस ये वाली डिस्टेंस। तो ये वाली डिस्टेंस मेरे पास कितनी है, l माइनस एक्स का स्क्वायर, तो पूरे पे आ गया रूट। अब ये वाला करने का रीज़न क्या है, तो इसका रीज़न क्या है कि मुझे पता है कि अगर कोई रे जा रही है तो उसने कुछ ना कुछ, यहाँ से कोई प्रकाश की किरण यहाँ तक आ रही है, आपतित हुई है, तो उसे कुछ टाइम लगेगा। मान लो कि इस केस में उसे टाइम t1 लगा है और अपवर्तित किरण ने टाइम t2 लिया है। ठीक है, तो मुझे पता है कि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर में टाइम होता है। तो यहाँ से अगर मैं टाइम निकालूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस ओवर में स्पीड, यही मिलेगा। डिस्टेंस को मैंने d लिखी है, तो डिस्टेंस यानी कि कितनी दूरी ट्रैवल करी, दूरी तो उसने इतनी ट्रैवल करी a to o। अगर मैं आपतित किरण के लिए ले रही हूँ, इंसिडेंट रे के लिए ले रही हूँ, तो मैंने टाइम कितना लिया, t1, तो उसके लिए डिस्टेंस उसने कितनी ट्रैवल करी, रे ने या लाइट ने, ao। ओवर में स्पीड मैंने मान लिया कि प्रारंभ में इनिशियली वो u वेलोसिटी से आ रही है, जैसे ही वो इस नॉर्मल पे इंसिडेंट होगी, इंसिडेंट होती ही तो ये क्या हो जाएगी, रिफ्रैक्ट हो जाएगी, अपवर्तित होगी, और अपवर्तन के बाद मैंने मान लिया कि दूसरे मीडियम में जा रही है, तो मैंने मान लिया कि वेलोसिटी जो है वो v हो चुकी है। तो t1 की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी ao ओवर में u, क्योंकि मैंने इंसिडेंट का u लिया। सिमिलरली मैं t2 के लिए यानी कि अपवर्तित किरण के लिए देखूंगी, तो t2 क्या हो जाएगा, डिस्टेंस उसने कितनी ट्रैवल करी, v ओवर में वेलोसिटी कितनी है, v। अब ये वाली डिस्टेंस फाइंड करने का रीजन ये था कि मुझे टाइम निकालना है। हम क्या कर रहे हैं, फॉर्मेट प्रिंसिपल से इसे प्रूव कर रहे हैं। तो फॉर्मूला का प्रिंसिपल यही है कि टाइम हमें इसमें चाहिए। उसने तो बेसिक अपना जो प्रिंसिपल दिया था, तो वो रे ने किस तरीके से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहा है, तो सारा काम उसने टाइम पे किया था। तो इसीलिए हम इनको निकाल रहे हैं ताकि टाइम को हम कैलकुलेट कर सकें। तो एक रिलेशन आपको पता है कि म्यू इज इक्वल्स टू सी ओवर में वी होता है, तो इस वाले रिलेशन को यूज करेंगे और वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो ये कल वाला टॉपिक अगर आपने किया तो इतना अगर हो गया ना, तो आपको समझ आ जाएगा कि अभी करना क्या है, क्योंकि रिफ्लेक्शन की तरह ही है। तो अभी मैं इंसिडेंट रे के लिए टाइम निकाल रही हूँ t1, तो वो कितना हो जाएगा, मुझे पता है कि डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करी है ao, तो
AO की मेरे पास वैल्यू पड़ी है, ओवर में वेलोसिटी उसकी u, तो AO की वैल्यू क्या है, रूट h1 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर ओवर में v। और सिमिलरली मैं T2 देखूं यानी कि रिफ्रैक्टेड रे के लिए, तो वो कितना है, h2 का स्क्वायर प्लस l माइनस x का स्क्वायर ओवर में, ये मैंने गलत लिख दिया, इधर u ली थी मैंने और यहाँ पे मैंने कितनी ली है, v। वेलोसिटी ऑफ लाइट इज c, वो हमेशा सेम ही है, c रहेगी। तो टोटल अगर मैं टाइम देखूं, मुझे क्या करना है, फॉर्मा के प्रिंसिपल से टाइम को मिनिमाइज करने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेना है, यानी कि x के सापेक्ष मुझे एक अवकलन को 0 के इक्वल करना है अगर मुझे टाइम को मिनिमम करना है। तो टोटल टाइम मुझे पता है वो कितना हो जाएगा, t1 प्लस t2। टोटल टाइम निकालूंगी तभी तो मिनिमाइज करेंगे, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, टोटल टाइम रिफ्लेक्शन और इंसिडेंट में टोटल टाइम कितना लगा, तो वो कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ h1 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर ओवर में u प्लस रूट ऑफ h2 का स्क्वायर प्लस l माइनस x का होल स्क्वायर ओवर में v। अब वी नो दैट कि म्यू इज इक्वल्स टू c ओवर में v। अगर ये होता है तो यहाँ पे मैं u की वैल्यू क्या लिख सकती हूँ, तो यहाँ से मैं v की एक वैल्यू निकाल सकती हूँ, वो क्या हो जाएगी, c ओवर में म्यू। तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी, c ओवर में म्यू 1 एंड v की वैल्यू क्या हो जाएगी, c ओवर में म्यू 2। अब ये कैसे हुई, तो देखो म्यू क्या था, जो भी मीडियम है उसका अपवर्तनांक यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब u किस मीडियम में है, म्यू 1 वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में, तो मुझे u की वैल्यू भी क्या लेनी पड़ेगी, c ओवर में म्यू 1। अब जब वो अपवर्तित हुई तो वो किस मीडियम में गई जिसका अपवर्तनांक कैसा है, म्यू 2 है, तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी, c ओवर में म्यू 2। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ये वैल्यूज पुट करती हूँ। तो यहाँ पे इनको इक्वेशन दे देना फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो यहाँ लिख देना बाय फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, इधर लिख देना, तो नंबर अपने आप दे देना। फिर इनका यूज करते हैं इसमें, तो टाइम t कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ h1 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर ओवर में, मेरे पास u की वैल्यू है c ओवर में म्यू 1, तो वो म्यू 1 ऊपर चला जाएगा, c के डिवाइड में लगाओगे तो फिर दूसरे स्टेप में ऊपर भेजोगे, तो मैंने डायरेक्ट भेज दिया, प्लस h2 का स्क्वायर प्लस l माइनस x का होल स्क्वायर ओवर में c इंटू म्यू 2। ठीक है, ये वाला भी जब म्यू 2 इसके डिवाइड में आएगा तो वो मैंने ऊपर भेज दिया। अब हमने कल क्या किया था, अब लिख देना टू मिनिमाइज द टाइम, यानी कि टाइम को मिनिमाइज करने के लिए हमें क्या करना है, वी हैव टू पुट इट्स डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0, यानी कि हमें क्या करना है, टाइम को मिनिमाइज करने के लिए इसका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 के इक्वल पुट करना है, या फिर यहाँ पे लिख देना बाय यूजिंग फॉर्मेट्स प्रिंसिपल, तो वो आपकी मर्जी है। तो फॉर्मेट के प्रिंसिपल में dt ओवर में dx को मुझे 0 के इक्वल पुट करना है, मिनिमाइज करना है, तो डेरिवेटिव भी 0 के इक्वल पुट करते हैं, तो इसको दे देना इक्वेशन नंबर 4, तो ये 5th, तो 4th की को इक्वेट करूं तो मुझे इस वाली 4th इक्वेशन का x के रिस्पेक्टिव में मुझे इसका डेरिवेटिव यानी कि अवकलन करना पड़ेगा, तो वो देखते हैं क्या होता है। तो मैं क्या लिख देती हूँ, dt ओवर में dx, t मेरे पास ये वैल्यू पड़ी है, तो इसका डिफरेंशिएट करते हैं। पहले चलो मैं सीधा ही कर देती हूँ, नोट करने की जरूरत ही। तो म्यू 1 ओवर में c तो कांस्टेंट है, मुझे किसका करना पड़ेगा, इस वाली टर्म का करना है, क्योंकि इसी में x आ रहा है और इस वाली टर्म में x आ रहा है, तो इसको हम रूट x की तरह ट्रीट करते हैं, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 ओवर में 2 रूट x, तो रूट x की वैल्यू मैंने इस तरीके से लेट की है। ये तो सिंपल अवकलन है, ये आपको प्रूव करना आता है। फिर हम x स्क्वायर का करते हैं, मैंने रूट का कर दिया, तो x स्क्वायर का करेंगे तो क्या आएगा, डॉट 2x स्क्वायर का किया, अभी मैंने 2 आया, अब x का करेंगे तो dx ओवर में dx क्या आ जाएगा 1, तो मैंने डायरेक्ट डॉट 2x लिख दिया। अब प्लस म्यू 2 ओवर में c, अब फिर से मेरे पास अभी क्या था, रूट में क्या था, h2 का स्क्वायर प्लस l माइनस x का होल स्क्वायर, तो मैंने पावर का करा पहले रूट का, h2 का स्क्वायर प्लस l माइनस x का होल स्क्वायर। अब मुझे इसका करना है, तो 2 l माइनस x
अब डॉट एक्स का करूंगी तो वो माइनस में है, तो माइनस का 1 आ जाएगा। तो डी इसको मुझे किसके इक्वल पुट करना है, 0 के इक्वल। तो सी मेरे पास एक कॉमन आ रहा है दोनों टर्म्स में, तो मैं सी को, और ये 2 से 2 तो चलो कैंसिल ही हो गया, इसको क्या है, सी को इसकी डिवाइड 0 में मल्टीप्लाई करा देती हूँ, तो क्या आ जाएगा μ1 इंटू एक्स ओवर में अंडर रूट ऑफ h1 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। अब लो माइनस, क्योंकि ये -1 है, μ2 l माइनस एक्स ओवर में रूट h2 का स्क्वायर प्लस l माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब अगर कल वाला टॉपिक किया है तो आपको पता होगा इतनी इक्वेशन बनाने के बाद हमने क्या किया था, बिल्कुल वैसा ही इसमें बनेगा। क्या किया था हमने कल, इस साइड में वो डायग्राम बना रही हूँ, इसको मैं ना अलग से शो करूँ। तो देखो कल हमने क्या किया था, इस तरीके से यहाँ पे मैंने ये डॉटेड लाइन से बना दिया, मैंने सिर्फ ये रफ बनाया एक बार, ये वाला डायग्राम ये, ठीक है। तो देखो कल हमने क्या किया था, यहाँ पे क्या बन रहा है, अल्टरनेटिव एंगल बन रहा है, अल्टरनेटिव एकांतर कोण बन रहा है। अगर ये कोण आई है तो ये कोण भी आई होगा, सिमिलरली यहाँ पे भी बन रहा है, ये वाला एंगल आर है तो यहाँ पे क्या है, ये वाला एंगल भी आर होगा। तो इसका मतलब क्या है, मुझे पता है इसकी वैल्यू मेरे पास x है, ये है h1, ये मेरे पास रूट में आया था h1 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये मुझे पता है h2 है, ये मेरे पास l माइनस x है, और इस वाली की वैल्यू मैं यहाँ लिख रही हूँ जो कि क्या आई थी, अंडर रूट ऑफ h2 का स्क्वायर प्लस l माइनस x का होल स्क्वायर, ये आई थी। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ साइन i निकालूँ तो साइन i क्या आ जाएगा मेरे पास, x ओवर में दिस, यही होगा x ओवर में रूट h1 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। सिमिलरली इस वाले में अगर मैं साइन r की वैल्यू निकालूं तो वो मेरे पास क्या हो जाएगा, l माइनस एक्स, क्योंकि अभी ये वाला क्या मेरे पास l माइनस एक्स है, l माइनस एक्स ओवर में रूट h2 का स्क्वायर प्लस l माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये दो वैल्यूज यहाँ पे कुछ ना कुछ बन रही है, ये जो है इस तरीके से मेरे पास वैल्यूज बन चुकी है, ये साइन i की वैल्यू होगी और ये वाली किसकी होगी, साइन ऑफ r की। तो मैं यहाँ पे इन वैल्यूज को पुट कर देती हूँ, तो मेरे पास क्या बनेगा, यहीं पे लिख देते हैं, साइन i इंटू μ1 माइनस साइन r इंटू μ2 इक्वल्स टू 0। ये मैं 0 हटा के इसको इधर ले देती हूँ, ठीक है, एक स्टेप मैंने कम कर दिया। तो साइन i ओवर में साइन r क्या होता है, μ2 ओवर में μ1, ये क्या है, स्नेल्स लॉ, स्नेल का नियम। तो यही था हमें जो रिफ्रैक्शन करते हैं, अपवर्तन करते हैं, उसके लिए स्नेल का नियम प्रूफ करना था, तो ये हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो ये वाला जो डेरिवेशन है ये आपकी बुक में थोड़ा अलग टाइप का है, मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा ज़्यादा इजी है, बाकी आपको जो ज़्यादा कन्वीनियंट लगे, जो करने में ज़्यादा इजी लगे आप वो करना। तो इस वाले में बस सिंपल हमने पाइथागोरस लगाई है और सिर्फ अल्टरनेटिव एंगल यूज़ करके हमने साइन i और साइन r की वैल्यू पुट करी है फर्स्ट डेरिवेटिव करके। मेरे अकॉर्डिंग तो ये ज़्यादा सूटेबल रहेगा करना, बाकी जैसी आपकी इच्छा हो आप ऐसे करना। तो इसमें अगर आपने रिफ्रैक्शन कर लिया तो रिफ्रैक्शन आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। तो ये वाला डेरिवेशन बिल्कुल ईजी है, बस सिंपल टाइम निकाला, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव किया, 0 के इक्वल पुट किया, और इस वाले से मुझे क्या पता चल रहा है कि साइन ऑफ i किसके इक्वल, साइन ऑफ i और साइन r की मैंने वैल्यू पुट करी, तो मेरे पास डायरेक्ट जो हमें चाहिए था स्नेल्स लॉ जो हमें प्रूफ करना था तो वो हमने प्रूफ कर दिया। तो फर्मेट प्रिंसिपल और उससे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों के डेरिवेशन हमने प्रूफ कर दिए। तो हम करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, वो है अटलांटिक पॉइंट्स। ये जो टॉपिक है ये आपके है तो इसी वाले चैप्टर में, बट शायद ये आपके सेकंड यूनिट में आता है, वो मुझे कंफर्म नहीं है। हाँ है ये आपके सिलेबस में, तो मैं इसी के साथ इसी चैप्टर में है तो मैं अभी करवा रही हूँ इसको। तो इसको हिंदी में बोलते हैं अविपत्ति बिंदु।
अब इसके लिए आपको कुछ 2-3 टर्म्स जो है वो आपके सेकंड यूनिट में आएगी, तो मैं उसका एक बार आपको थोड़ा सा बेसिक बता देती हूँ कि किस तरीके से ये अटलांटिक पॉइंट्स लिए जाते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं अविपथी बिंदु। ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। तो देखो ये जो अविपथी बिंदु हैं ये लिए क्यों गए थे, उसका रीज़न क्या। मान लो कि हमारे पास कोई ऐसी एक स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, गोलीय अपवर्तनांक पृष्ठ है। मान लो इस टाइप का कोई गोलीय अपवर्तनांक पृष्ठ है, मतलब इसे अपवर्तन होगा। कोई रे अगर इस तरीके से आ रही है तो वो यूं, अब वो नॉर्मल की अवे जा रही है या कैसे उसके ओर जा रही है तो वो बात की बात है, तो उसको यूं पीछे की ओर मिलाएंगे। डायग्राम थोड़ा सा सही नहीं बना है, लेकिन रिफ्रैक्शन होगा मेनली, बस इसमें ये बताने के लिए मैंने ये बनाया है। तो देखो इस तरीके की मान लो आपके पास कोई स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो, गोलीय अपवर्तनांक पृष्ठ हो, तो उससे जब हम क्या करते हैं, मान लो कोई हमने पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रख दी, तो देखो मैंने ये कोई रिफ्रैक्टिंग सरफेस ले ली, मान लो वो इस टाइप से, ठीक है। तो इसका ये मैंने मान लिया कि यहाँ पे कोई सेंटर सी है, जिससे ये मैंने मान लिया कोई ध्रुव है, पी पोल है, तो ये आर डिस्टेंस से होता है। ये जो सरफेस है रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ये सी क्या है, सेंटर है कर्वेचर का, ठीक है। तो इससे इस वाली सरफेस पे जितने भी पॉइंट होंगे वो सब क्या इस वक्रता त्रिज्या यानी कि आर डिस्टेंस पे ही होंगे। तो यहाँ से कुछ डिस्टेंस पे मान लो कोई ओ एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे ओ क्या शो कर रहा है, ऑब्जेक्ट रखी हुई है, यानी कि हमने जिसका ऑब्जेक्ट जिस वस्तु का इमेज चाहिए वो इस ओ पे रखते हैं। तो जैसे ही ओ पे रखी तो ये तो बाहर मान लो एयर है, तो बाहर एयर है तो वो कौन सा मीडियम हो जाएगा, विरल। तो जैसे ही इसके ऊपर रे जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, डेंसर टू रेयर जा रहा है तो वो कैसे हो जाएगा, नॉर्मल से अवे हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे मैंने मान लो ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, मान लो इस तरीके से मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ करा, तो वो क्या कर जाएगा, नॉर्मल से थोड़ी सी दूर चली जाएगी। ये एंगल आई है, ये एंगल आर है, अपवर्तनांक होगा। जैसे ही नॉर्मल से दूर जाएगी तो हम इसको जैसे पीछे की ओर मिलाएंगे तो हमें जो इमेज है वो मान लो यहाँ पे मिल रही है आई पॉइंट पे। ये मैंने एक बार अब देखो जैसे ही ये इमेज यहाँ पे बनी, अब ये जो रिफ्रैक्टिव सरफेस होती है गोलीय स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस यानी कि गोलीय अपवर्तनांक पृष्ठ, तो इसमें क्या होता है, जब हम किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट का मान लो किसी छोटी सी ऑब्जेक्ट का क्या करते हैं, इमेज बनाते हैं ना, तो उसमें कुछ दोष मिलते हैं, यानी कि जैसी हमें इमेज चाहिए वैसी इमेज नहीं बनती। वो दोष अलग अलग टाइप के होते हैं। सबसे पहली बात कि ये जो दोष मिलते हैं उनके लिए एक स्पेसिफिक टर्म होती है जिसको बोलते हैं एबरेशन, या फिर उसको बोलते हैं हिंदी में विपथन। हिंदी में उसको बोलते हैं विपथन, एबरेशन। तो ये जो टर्म है ना, ये वाली आपके सेकंड यूनिट में है, तो जब हम इसको करेंगे तो वहाँ पे समझना, लेकिन यहाँ के लिए इसको बस इतना समझ लो कि जो ऑब्जेक्ट ले रहे हैं उसकी जो इमेज बन रही है वो उसमें कुछ ना कुछ एरर मिलती है, कुछ ना कुछ दोष होते हैं। अब वो एरर अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। कैसे, मान लो कि एबरेशन जो है वो क्रोमैटिक हो। क्रोमैटिक का मतलब हिंदी में होता है वर्ण, वर्ण यानी कि कलर से रिलेटेड। जो ऑब्जेक्ट का कलर है वैसे कलर की एबरेशन प्रोड्यूस, मतलब वैसे ही कलर की ऑब्जेक्ट ना मिले। या फिर दोष क्या हो सकता है, एक ही ऑब्जेक्ट के लिए बहुत सारी इमेजेस बन जाए, यानी कि एक हमने कोई ऑब्जेक्ट लिया लेकिन उसके प्रतिबिंब एक से ज़्यादा बन गए, तो ये भी दोष है। या फिर इसमें क्या दोष हो सकता है, कोई कोमा एबरेशन आता है, तो वो कोमा एबरेशन और स्फेरिकल एबरेशन ये कुछ स्पेसिफिक टर्म्स हैं। तो ये यूनिट सेकंड में आएगी, तो तब हम कंटिन्यू करेंगे इसको, तब देखेंगे। लेकिन अभी के लिए बस आप इतना समझ लो कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज में कुछ ना कुछ हमें दोष मिलते हैं, कुछ एरर्स मिलती हैं, तो उन एरर को दूर करने के लिए अपलांटिक पॉइंट्स लिए जाते हैं, अविपथी बिंदु लिए जाते हैं। अब अविपथी बिंदु क्या होता है, मेनली अगर हम इजी लैंग्वेज में समझे तो वो बस इतनी सी टर्म है कि जैसे ही किसी स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग, ये स्फेरिकल है, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस से किसी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाते हैं, तो उस इमेज को ये जितने भी एबरेशंस हैं, कोमा एबरेशन, कोमा हिंदी में बोलते हैं कोमा विपतन, स्फेरिकल एबरेशन गोलीय विपतन, या फिर ये क्रोमैटिक एबरेशन वर्ण विपतन, या जितने भी इसमें विपतन यानी कि दोष प्रोड्यूस हो रहे हैं उन दोषों को क्या करना, खत्म करना। तो उसके लिए क्या करते हैं कि कोई ऐसे दो पॉइंट, बिंदु से पता चल रहा है पॉइंट, तो ऐसे दो पॉइंट लिए जाते हैं जिसपे क्या होता है, वो दो पॉइंट कैसे होते हैं, कॉन्जुगेट होते हैं, संयुग्मी होते हैं।
अब इसका मतलब क्या है, ये जो दो पॉइंट है वो किस टाइप के होते हैं कि एक पर अगर हम ऑब्जेक्ट रखें तो दूसरे पर इमेज बन जाएगी, या फिर हम पहले वाले पॉइंट पे ऑब्जेक्ट रखें तो दूसरे पे इमेज बन रही है। कैसे, अगर मैं इस वाली चीज में देखूं यहाँ पे, तो इस वाले में जो अपलांटिक पॉइंट्स होंगे वो O और I होंगे आपस में। कैसे, अगर मैंने O पे यानी कि इस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट रखी है तो उसकी इमेज I पे बन रही है। अब ये इमेज इस टाइप से, ये देखो ये बनी नहीं है एक्चुअल में, मिलती हुई दिखाई दे रही है हमें, ऐसा बन रहा है, हमने पीछे की ओर मिलाया तो यहाँ पे बनी है। तो इस टाइप से जो इमेज बनती है उसमें ये वाले एब्रेशन जो है उसको खत्म कर दिया जाता है। तो इस पॉइंट पे अगर O पे आप रखोगे तो I पे इमेज बन जाएगी, और अगर I पे रखोगे तो O पे इमेज बन जाएगी। यानी कि दो पॉइंट्स कैसे हैं, इमेज को इस तरीके से बनाएंगे किसी भी ऑब्जेक्ट का कि उसमें किसी भी टाइप का कोई भी दोष ना हो। तो ऐसे पॉइंट्स को बोलते हैं एविपथी बिंदु। तो ये एबिरेशंस जो है, दोष जो है, इसको हम सेकंड यूनिट में करेंगे ब्रीफली, तो उसको तब डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए इसको दोष समझ लो, इतना बहुत है। तो एविपथी बिंदु किस लिए ये टॉपिक आया था, किस लिए ये इंपॉर्टेंट है कि किसी गोलीय अपवर्तनांक पृष्ठ पे अगर किसी ऑब्जेक्ट का इमेज बन रहा है तो उस इमेज को स्फेरिकल या फिर कोमा एबिरेशन, कोमा को हिंदी में कोमा ही बोलते हैं, कोमा विपतन या गोलीय विपतन से मुक्त करने के लिए दो ऐसे संयुग्मी बिंदु लिए जाते हैं, जिसमें क्या, अगर एक पे इमेज रखेंगे तो एक पे ऑब्जेक्ट रखेंगे तो दूसरे पे इमेज बन जाएगी, या फिर यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट रखते हो तो यहाँ पे इमेज बन जाएगी। तो ऐसे पॉइंट्स को बोलते हैं एविपथी बिंदु। अब ये एविपथी बिंदु होते क्या, अगर आपको मैं नॉर्मल बताऊं, स्फेरिकल सरफेस है तो ये मैंने स्फीयर बना दिया, ठीक है, इसकी ये वाली सरफेस क्या, रिफ्रैक्टिंग है मान लिया। तो इस तरीके से ये इसका सेंटर मान लिया, ये इसका O ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखी, जैसे ही इसमें आया तो ये क्या हो जाएगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी। इसको मैं अलग से शो कर देती हूँ। ये मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, ये जो है मान लो इस टाइप से थोड़ी सी उससे दूर चलेगी। जैसे ही दूर गई, इसको पीछे की ओर मिलाएंगे तो वो यहाँ पे कहीं मिलेगी, यानी कि ये जो स्फीयर है उससे बाहर मिलता है ये वाला ऑब्जेक्ट, ये वाला इमेज। तो ये I और O ही क्या है, अपलांटिक पॉइंट्स हैं। अब ये जो I और O जो है इन्हें भी एक स्पेसिफिक दूरी पर ही रखा जाता है। यानी कि देखो, अगर किसी की इमेज ऐसी बनानी है कि उसमें किसी भी टाइप की एरर ना हो, किसी भी टाइप का एबरेशन ना हो, दोष ना हो, तो उसके लिए हमें कुछ फिक्स डिस्टेंस देनी पड़ती है। यानी कि ऑब्जेक्ट को किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे रखेंगे तभी ही इमेज ऐसी बनेगी जिसमें ऐसा एबरेशन प्रोड्यूस ना हो। तो ऐसा करने के लिए क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को इस सेंटर से r/μ डिस्टेंस पे रखा जाता है। जब r और म्यू क्या है, इस वाले मीडियम का ये जो लिया है जिसके अंदर ये स्फेरिकल सरफेस पड़ी है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस, उसके मीडियम यानी कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू लिया जाता है। तो सबसे पहली बात, इसमें एविपथी बिंदु है, उसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। तो वो डेफिनेशन मेरे हिसाब से आपको क्लियर होगी कि ऐसा संयुग्मी पॉइंट्स लिए जाते हैं जिससे क्या हो, जो भी इमेज है उस इमेज फॉर्मेशन में एबरेशंस को क्या कर दिया जाए, फ्री कर दिया जाए, एबरेशन खत्म कर दिया जाए। तो ऐसे पॉइंट्स पे क्या होता है, ऑब्जेक्ट से जैसे ही कोई लाइट आई वो इंसिडेंट करेगी इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे, तो वो क्या हो जाएगी, अपवर्तित होगी। अब जैसे ही अपवर्तित होगी तो वो हमें किसी पॉइंट पे मिलती हुई दिखाई देती है आई, तो वो पॉइंट जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखी है और जहाँ पे हमें मिलती हुई दिखाई दे रही है इमेज, उन पॉइंट्स को क्या बोलते हैं, एविपथी बिंदु। तो एविपथी बिंदु की इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, इसी में ही है एविपथी बिंदु में, जो कि है अपलांटिंग पॉइंट फॉर अ स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। यानी कि इस वाली सरफेस के लिए हम अपलांटिंग पॉइंट्स को कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। रिफ्रैक्टिंग का रीजन क्या है, ये रिफ्रैक्शन शो कर रही है, ये सी रह गया यहाँ पे, ठीक है। तो देखो रिफ्रैक्टिंग सरफेस, सबसे पहले मैंने यूं एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस बना दी, उसको मैंने इस तरीके से शो कर दिया। ये सरफेस मैंने मान ली एस डैश कोई स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस यानी कि गोलीय अपवर्तनांक पृष्ठ।
तो इसका ये मैंने कुछ प्रिंसिपल एक्सेस ले लिया, ये मैंने मान लिया ध्रुव पी है पोल, ये मैंने मान लिया इसका सेंटर है, ये जो कर्वेचर बनेगी, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी r, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने मान लिया कि कोई ऑब्जेक्ट है, कोई पॉइंट O है जहाँ पे हमने क्या है ऑब्जेक्ट रखी है, तो जैसे ही ये ऑब्जेक्ट रखी तो यहाँ से लाइट यूं जाएगी, तो ये क्या हो जाएगी इस तरीके से थोड़ी सी दूर हटेगी और इसको यूं पीछे की ओर मिला देंगे तो ये यहाँ पे बन जाएगी, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन I, ये क्या है I, सॉरी वो R था, ये I है, इस तरीके से मैंने शो कर दिया, ठीक है। ये जो है ये थोड़ी सी मेरे से ज़्यादा सीधी होगी, इतनी सीधी नहीं बनेगी, थोड़ी सी ये मतलब थोड़ी सी इंक्लाइंड सी लाइन आएगी, ठीक है। तो देखो अब क्या हुआ, अब इस वाले के लिए हम जो ऑब्जेक्ट है उसको हमेशा सेंटर से r/μ डिस्टेंस पे रखा जाता है, जहाँ म्यू क्या है, ये मान लो μ2 है और ये मान लो μ1 है, जो कि क्या है 1, क्योंकि मैंने बाहर का मीडियम एयर लिया है, अंदर कुछ मीडियम है जिसका मैंने अपवर्तनांक म्यू ले लिया, ठीक है। ध्यान रखना कि ये जो डिस्टेंस है अगर विपथन से फ्री करना है, एब्रेशन नहीं दिखाना, दोष नहीं दिखाना, तो ऑब्जेक्ट को हमेशा इस सेंटर से इसी डिस्टेंस पे लिया जाएगा r/μ डिस्टेंस पे। तो फिर क्या पता करना है कि इसके लिए अपलांटिक पॉइंट जो मिलेगा वो यानी कि इमेज जो है वो इस सेंटर से कितने डिस्टेंस पे बने कि तब उसमें ऐसा विपथन प्रोड्यूस ना हो। तो इसके लिए देखो क्या होगा, मैंने मान लिया कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये मान लो कि इस वाले एक्सेस के साथ थीटा एंगल बना रहा है और इमेज वाली लाइन मैंने मान लिया कि वो फाई एंगल बना रही है, ठीक है। अगर देखो ये वाला एंगल r है तो मुझे पता है कि अगर ये एंगल r है तो ये वाला एंगल भी कैसा होगा, r ही होगा, ये वाला एंगल r होगा, इतना तो आपको पता चल रहा है, कलर डिफरेंशिएट हो रहा है, तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा r। अगर ये एंगल r है तो ये इतना सा अगर मैं एंगल देखूं तो वो कितना हो जाएगा r - I, इस पूरे वाले एंगल में इस टाइप से बन रहा है मुझे, ये एंगल मेरे पास है r, ये एंगल मेरे पास है I, तो अगर ये वाला एंगल देखूं तो वो क्या हो जाएगा, इस r में से I हटा दिया तो वो मैंने यहाँ पे शो किया कि वो एंगल क्या है r - I, ठीक है। अब हम यूज करते हैं बस सिंपल स्नेल्स लॉ, और मुझे पता है स्नेल का नियम क्या है, अगर रिफ्रैक्शन हो रहा है तो स्नेल्स लॉ क्या हो जाएगा, स्नेल का नियम क्या बोलता है, साइन ऑफ I इज इक्वल्स टू साइन ऑफ R। अब देखो ओवर में μ2/μ1 कैसे आएगा, I क्या है, इस मीडियम जिस मीडियम में जा रही है वो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइड में जिस मीडियम में है इंसिडेंट हुई है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो देखो यहाँ से वो किस मीडियम में है, इस μ2 वाले मीडियम में, इसका मतलब जो μ2 आएगा वो कहाँ पे आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, और μ2 की वैल्यू क्या है म्यू, जिस मीडियम में वो रिफ्रैक्ट होकर जाती है तो वो उसका वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर आता है, ठीक है। तो ऊपर क्या आ जाएगा 1, क्योंकि एयर है, ये चीज आपको समझ में आई, वो 2 वाले मीडियम से 1 में जा रहा है तो μ1 ओवर में μ2 होने से μ1 की वैल्यू 1 है और μ2 की वैल्यू म्यू है, इसलिए मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। तो ये क्या हो गया साइन I ओवर में साइन R, ठीक है। इसको कोई क्वेश्चन दे दो फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे, सिंपल इसमें यूज करेंगे एक ट्रायंगल लेके, इसको नाम दे देते हैं यहाँ पे n, ठीक है। ट्रायंगल ले रहे हैं हम पहले, मैंने कौन सा ट्रायंगल लिया, ये वाला ले लूं, मैंने यहाँ पे शो कर दिया, इस तरीके का ट्रायंगल है OCN, ये वाला एंगल मेरे पास I पड़ा है, ये थीटा एंगल बना रहा है, ये डिस्टेंस मेरे पास r/μ है, ये वाली लेंथ क्या हो जाएगी r होगी, जितनी भी ये लेंथ होंगी ये r लेंथ पे ही होगा, ये वाली लेंथ स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस में इस सेंटर से इस वाली सरफेस पे जितने भी पॉइंट्स होंगे, चाहे पॉइंट यहाँ हो चाहे यहाँ हो, कहीं भी हो, वो इस सेंटर से हमेशा r यानी कि वक्रता त्रिज्या की डिस्टेंस पे ही होगा। ये थोड़ा सा टेढ़ी है, मैंने सीधा बना दिया ट्रायंगल, ठीक है। तो ये डिस्टेंस क्या है r। अब अगर इसमें मैं एंगल वाला लॉ लगाऊं तो मुझे क्या पता चले, पहले लिख दो बाय ट्रायंगल ONC, तो वहां से मुझे क्या पता चल रहा है, साइन I, एक एंगल I है, साइन I ओवर में दिस, इसकी वैल्यू क्या होगी, देखो 90 के सामने ही हमेशा ये तो h ही होगा, करण हमेशा यही होगा,
तो देखो या तो मैं इस टाइप से लिखूं कि साइन आई किसके इक्वल हो जाएगा, साइन आई इज इक्वल्स टू आर बाई म्यू ओवर में ओ एन। सिमिलरली मैं यहाँ से साइन थीटा निकालूं तो वो क्या हो जाएगा, आर ओवर में ओ एन। तो मैं यहाँ से ओ एन की वैल्यू निकाल के यानी कि साइन आर बाय म्यू आर बाय म्यू ओवर में साइन एन, यानी कि जैसे भी इसमें हम ओ एन की वैल्यू निकाल के उनको इक्वेट करें, या फिर मैं इसको डायरेक्टली इस तरीके से लिख सकती हूँ कि साइन आई ओवर में आर बाय म्यू किसके इक्वल हो जाएगा, साइन ऑफ थीटा ओवर में आर के। आना तो यही करण है, तो मैंने करण यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। तो यहां से मुझे एक चीज पता चल गई है, जो कि ये वाली मेरे पास एक वैल्यू आ गई। तो देखो यहाँ से अगर मैं देखूं साइन थीटा या फिर साइन आई ले लेते हैं, क्योंकि ऊपर हमने साइन आई लिख रखा है, साइन आई ओवर में साइन थीटा की वैल्यू निकालूं तो वो क्या आ जाएगा, आर ओवर में म्यू ओवर में आर। मैंने क्या किया, साइन थीटा को इस साइड ले गई और आर ओवर म्यू को इस साइड ले दिया, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 ओवर में म्यू। इसको कोई देता है इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 का जो RHS है वो सेम है, 1 ओवर में म्यू, LHS चेंज है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, इक्वेशन 1 और 2 को मैं कंपेयर कर सकती हूँ। ये ट्राइंगल में हटा दूँ, ये आप डायरेक्ट ये वाला जो है ये आप एग्जाम में बड़े मत बना के आना, सिर्फ डायरेक्ट लिख देना OC एंड ट्राइंगल से, ठीक है। तो बाय कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड की कंपैरिजन से मुझे क्या पता चला कि साइन आई ओवर में साइन आर जो है वो किसके इक्वल है, साइन आई ओवर में साइन थीटा की। इसका मतलब क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किसके इक्वल है, थीटा के इक्वल है। यहाँ से तो यही चीज क्लियर हो रही है, साइन आई से साइन आई कट रहा है, साइन आर किसके इक्वल है, साइन थीटा के। इसका मतलब एंगल ऑफ आर किसके इक्वल है, थीटा एंगल के इक्वल है। तो अगर एब्रेशन फ्री चाहिए तो जो एंगल यहाँ पे बन रहा है वही एंगल ये ऑब्जेक्ट इस प्रिंसिपल एक्सिस से बनाना चाहिए। तो इसको कोई इक्वेशन दे दो थर्ड, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जैसे हमने इसमें एंगल वाला यूज करा है वैसे ही अब हम पहले हमने सिर्फ इसमें किया ONC में, अब हम किस में करेंगे, IOC में, ICN में, इस वाले में। ये एंगल मेरे पास R पड़ा है, ये एंगल फाई पड़ा है, तो अगर मैं इसमें लगाऊं तो मेरे पास क्या बन जाएगा, नेक्स्ट पे कर रही हूँ, मैंने इस तरीके से इधर ही शो कर दिया, ये थोड़ा सा बड़ा बनेगा, IC, यहाँ पे कोई पॉइंट O था, ये N है, ये एंगल R था, ये एंगल फाई है। तो अगर मैं बाय ट्राइंगल ICN लूँ तो साइन ऑफ R की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, ये IC डिवाइड में आ जाएगा, जैसे मैंने इस वाले में अप्लाई करा है ना ये वाला, वैसे ही इसमें करूँगी। इक्वल्स टू किसके इक्वल आ जाएगा, साइन ऑफ 5 के डिवाइड में क्या आ जाएगा, NC। ये मैंने सिर्फ यहाँ पे शो करने के लिए बनाया है, आपको ये वाली चीज़ एग्जाम में नहीं बना के, बस उसी एक डायग्राम से काम हो जाएगी। तो NC की मेरे पास वैल्यू पड़ी है R, तो यहाँ पे साइन 5 ओवर में R। तो यहाँ से मुझे क्या पता चल रहा है कि IC की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो वो क्या मेरे पास आएगा, साइन 5 ओवर में साइन R इंटू साइन स्मॉल r है इंटू यहाँ पे लिख दिया कैपिटल R। तो देखो अब यहाँ पे मुझे एंगल R मुझे पता है, अब फाई क्या चीज़ है वो मुझे नहीं पता। तो फाई को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फाई को निकालने के लिए मैं ये ट्राइंगल ले लूँ, ठीक है। इसको मैं एक बार इसी साइड पे बना रही हूँ, ये मैंने ट्राइंगल ले दिया, यहाँ पे बना लीजिए। इस टाइप का मेरे पास बन रहा था ICN, ये एंगल मेरे पास R था, ये एंगल यहाँ पे बन रहा था कुछ, यहाँ पे एक और बन रहा था जो कि क्या था O, ये थीटा था, थीटा मेरे पास, चलो थीटा ही पड़ा है,
और यहाँ पे अगर ये वाला एंगल देखो तो ये मेरे पास कितना है r माइनस आई, और ये कितना है फाई। अब देखो ये जो थीटा है ये एक लाइन से एंगल बना रहे हैं, अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा, इतना ही बचेगा। तो मैं अगर इस वाले ट्रायंगल की बात करूं, किसकी, बाय ट्रायंगल, इसको कोई इक्वेशन देके छोड़ देना, थर्ड बन रही है तो थर्ड, बाय ट्रायंगल आई ओ एन। तो आई ओ एन से मुझे क्या पता चल रहा है, फाई प्लस आर माइनस आई प्लस, ये इक्वेशन 4 है, प्लस 180 माइनस थीटा। ये ट्रायंगल के सारे एंगल्स का सम कितना होगा, 180 होगा, ये तो आपको पता है। तो 180 से 180 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब मेरे पास एक इक्वेशन आई थी जो कि कौन सी है, थर्ड इक्वेशन में मुझे पता है कि r किसके इक्वल है, थीटा के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या है, r थीटा के इक्वल है, तो ये कैसे साइन में पड़ा है, r प्लस में, और यहाँ पे r क्या है, माइनस में, चूंकि यहाँ पे लिख देना r इज इक्वल्स टू थीटा, r थीटा के इक्वल है, तो ये भी मेरे पास कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास बचेगा क्या, फाई माइनस आई इक्वल्स टू 0, यही बचेगा। 180 से 180 कैंसिल, ये इस वाले एंगल से ये एंगल कैंसिल, क्योंकि मुझे पता है r थीटा के इक्वल है। तो फाई की वैल्यू अगर मैं देखूँ तो वो मेरे पास क्या आ जाएगी, आई। तो इसको इक्वेशन दे देना फिफ्थ। तो फिफ्थ का अगर मैं फॉर्म में यूज करूँ तो मैं ये ट्राइंगल वाला भी हटा रही हूँ, ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाया था, ठीक है। ये मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा। तो देखो यहाँ से अगर मैं ये वैल्यू पुट करूँ आई की इस वाले में, तो मुझे क्या पता चल रहा है, आई सी की वैल्यू क्या आ रही है, साइन आई ओवर में आर इंटू साइन स्मॉल आर, यही बन रही है। और मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट से मेरे पास वैल्यू पड़ी है, सो यहाँ पे ये जो है ये 1 बाय आई सी बन रहा है। कैसे 1 बाय आई सी बन रहा है, मैंने आर के डायरेक्ट डिवाइड में भेज दिया, आई सी तो 1 में पड़ा है ना, 1 बाय में, तो यहाँ पे भी मैं इसको 1 बाय आई सी लिख देती हूँ। तो यहाँ से अगर मैं आई सी की वैल्यू निकालूँ तो वो मेरे पास क्या आ रही है, आर साइन आर ओवर में साइन आई। यहाँ पे बाय मिस्टेक मैं यहाँ से आर को साइन आर को जब इधर भेजा तो वो 1 बाय आई सी था, मैंने उसको गलती से आई सी लिख दिया। तो देखो अब मेरे पास क्या है, इक्वेशन फर्स्ट में या स्नेल्स के लॉ से मेरे पास इसकी वैल्यू पड़ी है। तो वो देखो क्या है, इक्वेशन फर्स्ट से मेरे को पता है कि साइन आई ओवर में साइन आर क्या है, म्यू। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे लिख देते हैं बाय इक्वेशन फर्स्ट। तो आई सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर ओवर में, देखो साइन आई ओवर में साइन आर की वैल्यू म्यू है, तो आई सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर बाय म्यू। अब आई सी था क्या, अब देखो साइन आई ओवर में साइन आर क्या, 1 बाय म्यू। तो साइन आई ओवर में साइन आर क्या हो जाएगा, म्यू। तो इसका मतलब ये म्यू क्या ऊपर जाएगा, कैसे, देखो साइन आई ओवर में साइन आर की वैल्यू हमारे पास पड़ी है 1 बाय म्यू। तो अगर मैं साइन आर ओवर में साइन आई की वैल्यू पुट करती हूँ तो वो क्या आ जाएगा, म्यू। तो ये म्यू क्यों मैं यहाँ पे पुट करूँगी तो वो क्या आ जाएगा, आर इंटू म्यू। अब देखो आर इंटू म्यू का क्या पता चल रहा है, आर तो क्या थी, ये डिस्टेंस है इतनी। अब आर इंटू म्यू का मतलब क्या है कि आई सी की वैल्यू क्या है, ये जो रेडियस है इससे कुछ ज़्यादा निकल रही है, आर से मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मल्टीप्लाई होकर निकल रही है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर इस वाले स्फेरिकल के लिए हमें स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए अगर हम अटलांटिक पॉइंट देखें तो वो क्या होंगे, आई और ओ, वो किस टाइप के होंगे, तभी एबिरेशन फ्री होगा जब ओ को सेंटर से आर बाय म्यू डिस्टेंस पे रखा जाए और इस वाले एंगल को आर के इक्वल, इस वाले एंगल को आई के इक्वल लेंगे, आई और आर के इक्वल ही आए हैं, तो आई सी जो है वो कितनी इमेज में बनेगी, आई जो है वो आर इंटू म्यू डिस्टेंस में बनेगी। अब आर से कुछ मल्टीप्लाई अगर मिलता है तब पता चलता है कि अगर मैं पूरा यहाँ पे स्फीयर बना दूँ तो ये जो स्फीयर जो है, ये मैंने स्फीयर शो करा है, तो वो आई जो होगा वो स्फीयर से बाहर मिलेगा और ऑब्जेक्ट इसके अंदर मिलते हैं। तो ये था स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए अटलांटिक पॉइंट आई और ओ की डिस्टेंस निकाल। तो देखो यहाँ से आई और आर की डिस्टेंस होगी हमारे पास फाइंड। तो ये अटलांटिक पॉइंट्स है, अटलांटिक पॉइंट है क्या, ऐसे पॉइंट्स
जो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस से पॉइंट ऑब्जेक्ट का अगर हम इमेज बनाते हैं तो उसको क्या करते हैं, एब्यूरेशन फ्री, विपथन फ्री बनाते हैं। अब विपथन कौन कौन से हो सकते हैं, गोलीय विपथन या गामा विपथन या फिर क्रोमेटिक यानी कि वर्ग विपथन। तो ये जो एब्यूरेशंस है वो सेकंड यूनिट में करेंगे। सो आज के लिए इतना ही, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।